अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हमारी जो काइनेमेटिक्स की बेसिक्स थी ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तफसील से पढ़ा था और उनके अच्छे अच्छे सवालात हमने करे थे जो हमारे पास पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने एक वो टॉपिक स्टार्ट करना है जो अमूमी तौर पे सिलेबस पढ़ाते हुए छुड़वा दिया जाता है या बच्चे को मुश्किल लग रहा होता है। हमने आज क्या पढ़ना है, हमने ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स पढ़ने कि काइनेमेटिक्स में कैसे कैसे ग्राफ होते हैं और उनसे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको मुश्किल यूं लगता है कि आप जो है ना वो बेसिक के बजाय सीधा एडवांस लेवल से पढ़ना शुरू करते हो। देखो, किसी भी चीज़ को सीखने की ना एक बेसिक अप्रोच हमेशा याद रखना, पिरामिड अप्रोच कहलाती है वो। उसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को ना फाउंडेशन से लर्न करना स्टार्ट करते हो, नीचे से ना। हमेशा आप नीचे से टॉप तक जाते हो। अगर आप डायरेक्टली टॉप पे आ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं यहाँ पे सारे। खैर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम पूरा बेसिक ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे ग्राफ के हवाले से। कोई भी चीज़ है ताकि बाद में हमें वो परेशान ना कर रही हो। अपने पास हेडिंग लगा लो भाई, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। कोशिश करना भाई पूरा लेक्चर एक ही गो में देखो और जो सवाल जहां आपको बोला जाए कि भाई वीडियो पॉज करके आपने करना है तो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है जिसके ऊपर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटे, अब आपके पास जो है ना जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे ना तो ग्राफ के अंदर ना आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार सुनने को मिल रही होंगी। जैसे सबसे पहले आपके पास एक टर्म होती है स्लोप की। ठीक है, स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये है क्या चीज? देखो, आपने अक्सर कहीं पे ढलान बनी देखी होगी। ढलान क्या होती है? खुदा ना खास्ता कभी आपका किसी हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपने देखा होगा ना, सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो साथ ही एक रैंप बना हुआ होता है। एक रैंप सा बना हुआ होता है ताकि जो कोई खुदा ना खास्ता व्हील चेयर का पेशेंट है या स्ट्रेचर का पेशेंट है, अब जाहिर है उसको तो ऐसे उठा के नहीं लेके जा सकते, तो अल्टीमेटली उसको रैंप पे से ऐसे चढ़ा के ले जाते हैं। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ना कुछ कुछ वहीं से आता है। स्लोप है क्या? देखो, मान लो ये मेरे पास ज़मीन है या ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है या ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। इसके ऊपर एक ये लाइन है जो कुछ एंगल बना रही है। अब ये लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना इंक्लाइंड है, कितना ढलान में है, कितना टेढ़ी है, कितना एंगल बना रही है, वो चीज़ क्या डिफाइन करेगी? स्लोप। तो स्लोप आसान तरीन जबान में क्या बताता है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की ढलान, किसी भी लाइन का टिल्ट, कि वो लाइन कितनी टिल्टिंग है, मतलब कितना टिल्ट है, कितनी टेढ़ी है, कितना इंक्लाइंड है, ये सब आपको कौन बताता है? स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ अ सरफेस। भाई सरफेस भी तो हो सकता है ना स्लोपी। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये ऐसे एक्स एक्सिस का कुछ एंगल बना रहा है, तो अब ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया। अगर ये कोई लाइन होती तो ये एक इंक्लाइंड लाइन हो जाती। पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि स्लोप आपको क्या बताता है? स्लोप, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। दिस विल टेल यू द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। बिल्कुल सिंपल, इट विल टेल यू द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे होंगे? इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जनाबे वाला एम से। ठीक है, चलो अब जरा यहां पे एक दो चीजें एनालाइज करते हैं और फिर स्लोप के हवाले से कुछ और बातें समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन, प्लेन क्या होता है? दो एक्सिस के दरमियान की जगह को हम प्लेन कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके दरमियान में ये जो व्हाइट बोर्ड का हिस्सा नजर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे दो लाइंस ड्रॉ कर दी। मान लो भाई, एक लाइन ये है, इसको मैंने कहा लाइन ए, एक लाइन ये है, इसको मैंने कहा लाइन बी। ठीक है जनाब, अब आपके पास लाइन ए का जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है उसको मैंने कह दिया थीटा ए। लाइन बी का जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है इसे मैंने क्या कह दिया? थीटा बी। गौर से सुनते जाना बच्चे। देखो, कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप उसकी बेस से पढ़ोगे, और हम ग्राफ को बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे कि आपको वो मुश्किल लगे ही ना। ठीक है,
ये मेरा वादा है कि वो मुश्किल नहीं रहेगा, वो आपके भाई का काम है उसको आसान बनाना, बस आपने नोट साथ साथ बनाने। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लाइन बना दी, एक लाइन ए है और एक लाइन मेरे पास क्या है, लाइन बी। आप नोट करो, क्या ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे एक जितना इंक्लाइंड है? नहीं सर, नजर आ रहा है हमें एक ज्यादा इंक्लाइंड है और एक कम इंक्लाइंड है। आप जरा इनका एंगल नोट करो, आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि आपके पास जो लाइन बी का एंगल है वो बड़ा है किसके मुकाबले में, लाइन ए के मुकाबले में। तो आप नोट करो जो लाइन बी का स्लोप है वो भी कैसा है, ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू लाइन ए के स्लोप से। क्यों भाई, लाइन बी में इंक्लिनेशन ज्यादा है। सर आपको कैसे पता चला लाइन बी में इंक्लिनेशन ज्यादा है? अभी देखो आपको भी पता चल जाएगा। ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना ढलान पर होगी, जितना इंक्लाइंड होगी, वो उतना ज्यादा स्लोप रखती होगी। अभी देखो, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस पे कोई ढलान रखती है? नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा, इंक्लिनेशन मिनिमम है। आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन को उठाना शुरू करो तो इंक्लिनेशन बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, 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 और अब मैक्सिमम होती जा रही है। तो इंक्लिनेशन डिपेंड करती है एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल पर। क्लियर है भाई? इंक्लिनेशन किस पर डिपेंड करती है? एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल पे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि आपका एक्स से बनने वाला एंगल जितना बड़ा होगा अल्टीमेटली स्लोप भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, अल्टीमेटली उसका स्लोप अलग अलग होगा उसकी बेसिस के ऊपर। ठीक है, अच्छा भाई, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये सिंपल एक क्या है, नंबर है। हैशटैग नहीं है भाई, ये क्या है, नंबर है, सिंपल एक नंबर है। इस नंबर का काम क्या है, महज ये बताना कि कोई भी लाइन आपके पास एक्स एक्सिस से कितने इंक्लिनेशन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, गुड हो गया, समझ आ गई हमें ये बात। एक और चीज यहां नोट करिएगा, ये जो मैंने थीटा बनाया है, ये मैंने थीटा कहां से बनाया है, नोट करो, ये मैंने थीटा बनाया फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा कहां से बना है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, गुड। और एक और चीज जो बुजुर्गाने फिजिक्स कह गए कि थीटा पॉजिटिव तब लिया जाता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एंगल में हो। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी नहीं चलती भाई, सबकी घड़ी ऐसे चलती होगी ना, सही है भाई, घड़ी ऐसी चलती है ना सबकी, 12, 1, 2, 3 ऐसी चलती है। ऐसे तो किसी की घड़ी नहीं चलती यूं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है ना आपका, यूं वाला एंगल, ये कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव। जबकि आपका जो क्लॉकवाइज एंगल है भाई साहब, क्लॉकवाइज एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। सर ऐसा क्यों है भाई, कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड सेट करना था ना, तो जो फिजिक्स के बड़े हैं ना उन्होंने ये स्टैंडर्ड उठा करके सेट कर दिया। ठीक है भैया, अब स्लोप हम मालूम कैसे करते हैं, स्लोप मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से जो 2 तरीके हम बार बार यूज करेंगे, एक है भैया डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है भाई, डेल्टा वाई है y2 माइनस y1 और डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1। एक बार देख लूं मैं, नजर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1 और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1। अभी मैं उसकी सिग्निफिकेंस समझाता हूं यहां एक सवाल में करके। एक और हमारे पास इसी का फॉर्मूला होता है जनाबे वाला, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा। देखो, अगर आपने इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट को एक और तरह से समझना है ना, तो स्लोप बेसिकली है क्या, अगर आप ये याद करो, आपने शायद इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन देखा होगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन हुआ करता था जिसके बाद यहां पे कुछ एंगल होता था थीटा। ठीक है, अब इंक्लाइंड प्लेन क्या कर रहा है, देखो इंक्लाइंड प्लेन का काम होता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर लेके जाना। बचपन में कभी पढ़ा होगा कि भाई इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन है जिसका काम भारी भरकम ऑब्जेक्ट्स को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब देखो भैया, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप जब स्लोप को डिफाइन करते हो ना बेटे, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज राइज अपॉन रन। स्लोप क्या है आपके पास, राइज अपॉन रन। राइज क्या है कि भाई कितना ऊपर उठा और कितना आगे गए, समझ आ रही है। स्लोप ये बता रहे हैं ना, ढलान 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 ढलान,
इसका ये जो इसका टेढ़ा टेढ़ा नेचर बता रहा है, ठीक है। राइज अपॉन रन, राइज बोले तो कितना ऊपर उठे जमीन से, रन बोले तो कितना आगे गए, रन बोले तो एक्स पे कितना गए, राइज बोले तो वाई पे कितना उठे। अब देखो यही तो लिखा हुआ है वहां पे भी, राइज अपॉन रन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई y1 क्या था और y2 क्या हो गया, तो डेल्टा वाई y2 माइनस y1 यानी कि कितना ऊपर उठे। डेल्टा एक्स x1 क्या था, x2 क्या हो गया, यानी कि कितना आगे गए। समझ आ गया, राइज कितना ऊपर उठे, रन कितना आगे गए। अब अगर मैं यहां पे कोई और लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह की, अरे भैया लाइन को पोलियो हो गया, एक मिनट रुको जरा। अगर मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दूं एक इस तरह की, मान लो ये रहा, तो अब देखो इसका राइज कुछ और है, रन भले वही है लेकिन राइज क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इस लाइन का स्लोप इस ग्रीन लाइन का स्लोप से क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि राइज और रन चेंज हो रहा है। रन भले चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे राइज चेंज हो रहा है। चलो ऐसे देख लो। अब अगर मैं इसको क्या करता, अगर मैं इसको कुछ ऐसे ले आऊं उठा के, तो अब यहां पे राइज भी चेंज हो रहा है और रन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। तो भाई दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइज अपॉन रन, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यहां से आता है। बिल्कुल ऐसे ही ये टेंजेंट थीटा का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया। ये वैसे ही बता रहा हूं मैं ताकि आप आगे ना कंफ्यूज ना हो। टेंजेंट थीटा का कॉन्सेप्ट भी बच्चे इसी फॉर्मूले से निकल कर आया। देखो भाई ये आपके पास एक अदर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये थीटा है मेरे पास तो ये 90 डिग्री होगा। बेसिक बात, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। जिस साइड पे दोनों एंगल लाई करते हैं, बेस और जो एक बचा हुआ मासूम होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही है। अब वो जो बचपन में एक याद की थी ना चीज, सम पीपल है, वो देखो जरा। तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना क्या आएगी, h टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यही आएगा। अब जरा कॉस थीटा भी देख लो। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कर्ली ब्राउन हेयर्स था ना फॉर्मूले में, तो बेस का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू h टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय h टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। h से h क्या हो गया, मर गया। साइन बटा कॉस क्या बनता है, ये टेंजेंट थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, राइज, बेस क्या है, रन। कितना ऊपर गए कितना आगे गए, कितना ऊपर गए कितना आगे गए, राइज अपॉन रन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आ गया भाई एक और फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इन सारी कहानियों को समराइज करूं तो भैया हमने सीखा क्या, हमने सीखा ये कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है तो वो एक्स एक्सिस पे कितना ढलान पर है ये तय करेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो स्लोप या ग्रेडियंट विल डिफाइन द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। फिर हमने कहा भाई स्लोप निकालने का तरीका क्या है, हमने बहुत सारे तरीके देखे जिनमें दो फॉर्मूले हमारे जहन में होने चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है भी एक सवाल से समझते हैं। दूसरा क्या है, टेंजेंट थीटा, और थीटा कहां से बन रहा होगा, एक्स एक्सिस से। वो भी बता दिया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज एंगल होगा तो नेगेटिव माना जा रहा होगा, ठीक है। फिर ये भी बात कर ली कि स्लोप किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे। थीटा बड़ा होगा तो अल्टीमेटली स्लोप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देख लो भाई, मिसाल के तौर पे मान लो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ये मान लो आपके पास θ1, ये मान लो आपके पास θ2, ये मान लो आपके पास θ3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। जल्दी से बताओ इनमें से किस लाइन का स्लोप ज्यादा होना चाहिए। भाई जाहिर है क्योंकि लाइन 3 का थीटा सबसे बड़ा है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बेसिक बात हो गई, समझ आ गई हमें बात की, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस पे स्लोप मिनिमल होता है, वाई पे जाते जाते तो स्लोप क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि स्लोप है क्या, ढलान ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर है भैया, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो बच्चे आगे देखते हैं हम जरा एक सिंपल सा सवाल देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हमें सवाल में ये कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कोई लाइन है और इसका मुझे यहां पे एक पॉइंट दे दिया भाई 5 और
12। यहां पे कोई मुझे एक पॉइंट दे दिया मिसाल के तौर पे। परेशान नहीं होना बच्चे, सब समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये वीडियो मेरी 2 के बजाय 3 पार्ट्स में हो जाए, क्योंकि पढ़ाना मैंने सब है, A to Z पढ़ाना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पे जाना है। तो वीडियो की लेंथ के हवाले से परेशान नहीं होना। आप बस ये मेक श्योर करो कि एक वीडियो देखने के बाद क्या आपका मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या आपको टेक्स्ट बुक्स लिखी हुई आसान जबान में समझ आना शुरू हो रही है या नहीं हो रही। तो दैट इज द की थिंग ना। अब देखो इधर मुझे कहा जा रहा है भाई आपने इसका स्लोप निकालना है, सिंपल। तो भाई ये मान लो मेरा पॉइंट 1 है, ये मान लो मेरा पॉइंट 2 है, सिंपल सी बात हो गई। तो जो पॉइंट 1 है ना भाई, पॉइंट 1 क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 हो जाएगा मेरा x1, y1। पॉइंट को लिखने का हमेशा यही तरीका होता है, पहले x आता है बाद में y आता है। तो x1 क्या हो जाएगा जनाब 5, y1 क्या हो जाएगा 12। ठीक है भैया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसी तरह से जो मेरा पॉइंट 2 हो जाएगा, पॉइंट 2 विल बी x2, y2। इसी तरह से x2 क्या है यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे मान लो मुझे गिवन था 24। ठीक है, तो ये हो गया जनाब 10 और वहां पे क्या हो गया मेरे पास 24। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है मेरे पास 24 और y1 क्या है मेरे पास 12। 24 माइनस 12। ये देख लो बच्चे, मैं इन दोनों को आपस में माइनस नहीं कर रहा कोई, मैं y2 में से y1 को निकालूंगा और x2 में से x1 को निकाल दूंगा उठा के। तो 24 में से 12 गया तो 12 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, सिंपल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 5 2 का क्या हो जाता है 10, डेसिमल लग गया। क्यों, क्योंकि भाई 12 में से जब 10 माइनस किया तो 2 बचा, 5 के टेबल में 2 तो आते नहीं है, तो डेसिमल लगा दिया, अब 0 लग गया। तो 5 4 का क्या हो गया 20 हो गया। अब अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर दिस लाइन, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। आपको स्लोप पता चल गया ना, आपको स्लोप पता चल गया, और आपके पास स्लोप का एक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 2.4। दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2.4। ये जनाबे वाला हमारे पास एंगल आ गया इस पर्टिकुलर लाइन का फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है भैया, सर ये कैसे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेटर, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर अलाउ होगा। अगर आप बोर्ड के अलावा ई कैट एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। हम यहाँ मैथ्स तो सीख नहीं रहे, हम तो यहाँ फिजिक्स की जिंदगी आसान बना रहे। चलो भैया कॉपी कर लो, आगे चलते हैं इसको। ठीक है, चलो भाई 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास जब हम लोग थोड़ा इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखे थे। देखो अगर वंस अगेन अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो ना तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, मसला ही नहीं है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो तो भाई मैं बता देता हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाना वहां पे क्विक मैथ्स का एक सेक्शन है, उसमें आपके एमडी कैट ई कैट के पेपर में जिस तरह की मैथ्स चाहिए होती है, क्विक मैथ्स ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, वो सब मैंने वहां पे कराया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप उसको देख सकते हो वहां से जाके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अच्छा अब क्वाड्रेंट क्या होता है जरा पहले ये भी समझ लीजिए, मतलब ऑब्वियसली पता ही होगा, मैं रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास है जनाब, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई और ये हमारा नेगेटिव वाई। अब जब हम मूव करते हैं ना इस तरह से मूव करते हैं तो भाई साहब ये हमारा होता है पहला क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं एंगल के हवाले से बात करूं तो जनाब यहां का एंगल होता है 0 डिग्री, हर क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री का एंगल बढ़ जाएगा, सिंपल। 0 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहां का एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में फिर 90 डिग्री ऐड करूंगा तो यहां का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में फिर 90 डिग्री ऐड करूंगा तो यहां का एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। 270 में फिर 90 डिग्री ऐड करूंगा तो इट विल बी 360 डिग्री। सर ये दोनों लाइन का एंगल
ये इस लाइन का एंगल ये दो हो सकते हैं, बिल्कुल दो हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है, ये कह रहा है कि अभी आपने चक्कर मारना शुरू नहीं किए, ये बता रहा है कि एक चक्कर पूरा हो गया। अगर यहां पे 720 डिग्री लिखा होता, दो चक्कर हो गए। 1080 डिग्री लिखा हुआ है, तीन चक्कर हो गए। क्लियर है, सेट हो गया, चलो गुड है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम था। अभी इसके ऊपर आते हैं दोबारा। तो हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है ना, पहले क्वाड्रेंट की पहचान क्या है कि सारे एंगल 0 और 90 के दरमियान में। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान ये कि ऑल द एंगल्स विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। सेकंड की क्या पहचान है? 90 180 के बीच में। थर्ड की क्या है? 180 270 के बीच में। फोर्थ की क्या है? 270 और 360 के बीच में। तो क्विक मैथ्स के टैब में दो अलग वीडियोस हैं। एक वीडियो के अंदर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में विदाउट यूजिंग, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे निकालना है वो सिखाया हुआ है। उसी का मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री और जनाब टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 0 डिग्री होता है 0, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, जिसको हम 0.577 भी लिख सकते हैं। और इसको आपका कैलकुलेटर √3/3 भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो √3/3 बन जाएगा, बात बराबर है। टेंजेंट 45 डिग्री 1 है, ये 1 इधर आ जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री के लिए ये √3 आ जाएगा, √3 इज 1.732। टेंजेंट 90 डिग्री इज इन्फिनिटी। ये मैंने डायरेक्टली वैल्यूज कैसे लिख दी ये मैं बता चुका कि भाई क्विक मैथ्स के अंदर ये सिखाया हुआ है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से निकालोगे यही कुछ आ जाएगा उठ के, ठीक है। खैर, अब पहला सवाल, सर आपने यहां टेंजेंट थीटा की वैल्यूज ही क्यों लिखी, साइन और कॉस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? ग्राफ। ग्राफ में अभी हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप निकालने के फॉर्मूले में क्या आता है? टेंजेंट थीटा। इसलिए वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेंजेंट थीटा। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स पढ़ रहे, ठीक है। इसलिए साइन और कॉस में वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट द मोमेंट, ठीक है। गुड हो गया, यहां तक का हमें सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो चीज आपको सीखने वाली है ना वो ये है कि ये तो चलो आपको नजर आ ही गया कि ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट के हो गए सारे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए फिर क्या करेंगे? क्योंकि अभी आप आगे आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा होगा, ठीक है। ग्राफ कहां आ रहा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा होगा। यानी कि आपका थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा भी हो रहा होगा। उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए मैं यहां पे आपको कुछ चीज सिखा देता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट, या जर्नलाइज कर देता हूं अदर क्वाड्रेंट्स के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट या जर्नलाइज कर लो अदर क्वाड्रेंट्स के लिए। देखो मेरा बेटा, मुझे पता है कि चीज आपको मुश्किल लगेगी स्टार्ट में, लेकिन यही चीज इस बात की जमानत है कि आगे आपके लिए ग्राफ क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। मुश्किल तब होंगे जब आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी, ठीक है। साथ साथ चलो बस प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, सब हो जाएगा। अदर क्वाड्रेंट्स के लिए अगर हम करें, अदर क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि अगर आपका थीटा फर्स्ट के अलावा कहीं भी लाई कर रहा है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू या साइन की या कॉस की किसी की भी वैल्यू निकालनी है, वो आप कैसे कर सकते हो? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। भैया इसके सिंपल से ना 3 स्टेप है, ठीक है। बारी बारी स्टेप लिख देता हूं मैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपने क्वाड्रेंट पहचानना है। पहला क्या है? क्वाड्रेंट पहचानो। दूसरा क्या है? वैल्यू निकालो। दूसरा क्या हो गया भाई? वैल्यू निकालो। तीसरा क्या हो गया? साइन लगाओ। बस सिंपल। मुश्किल लग रहे होंगे, टेंशन नहीं लेनी है, सब हो जाएगा। क्वाड्रेंट पहचानो, वैल्यू निकालो, साइन लगाओ, ठीक है। क्वाड्रेंट पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्या तरीका कार है भाई? 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी करते हैं, अभी हमारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता देखो जरा। पहले क्वाड्रेंट के लिए थीटा थीटा ही होता है, कोई मसला नहीं होता। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए इसको भी छोड़ दो, बल्कि पहले क्वाड्रेंट में थीटा थीटा ही होता है, कोई टेंशन नहीं होती। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर फॉर्मूला यूज किया जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपने ये वेक्टर्स का लेक्चर फॉलो किया है तो मैंने ये बताया था कैसे आया, अभी फिर रिवाइज कर देता हूं। थर्ड के लिए फॉलो किया जाता है फॉर्मूला 180 डिग्री प्लस थीटा।
आखिरी वाले के लिए फॉर्मूला फॉलो किया जाता है 360 डिग्री माइनस का थीटा। एक बात मैं बड़ी कैटेगोरिकली फिर रिपीट कर देता हूं, आप बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे ग्राफ पढ़ने समझने में उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो भाई ये कैसे आए मैं बता देता हूं आपको, अभी बता देते हैं आपको। देखो समझो जरा, आपके पास अगर कोई पहले क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है तो इसके लिए आप जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे वो थीटा ही होगा, कोई मसला नहीं होगा। यही बात लिखी हुई है, पहले क्वाड्रेंट का थीटा थीटा ही होता है। पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन लाई कर रही है तो उसका एंगल जब आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स से नापोगे तो वो थीटा ही होगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ जरा सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, मान लो इधर आ गया, ठीक है, यहां आ गया। अब मिसाल के तौर पे आपने एंगल नापा, आपको मिल गया एंगल यहां से अल्फा। आपको एंगल अल्फा तो नहीं चाहिए, आपको तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए था, ये एंगल चाहिए आपको। ये कैसे मिलेगा? टोटल लाइन का एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये एंगल आएगा मेरे पास। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? अगर मैं इसको यहां पे कह दूं कि भाई थोड़ी देर के लिए मान लो ये थीटा यहां पे दिया हुआ है, तो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो यहां से एंगल चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अच्छा, अब थर्ड के लिए भी देख लीजिए जरा। थर्ड के लिए मान लो आपको मिसाल के तौर पे ये एंगल दे दिया उन्होंने थीटा बना के, आपको तो पूरा यहां से एंगल चाहिए। क्या करेंगे? ये टोटल कितना है? 180 डिग्री। भाई आपको पूरा इधर से लेके इधर तक चाहिए ना एंगल, तो ये एंगल कितना है? 180, उसमें ये थीटा ऐड कर लो, कुल मिला के क्या बन जाएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से बच्चे देखो, आपको ये एंगल दे दिया उन्होंने थीटा बना के, आपको चाहिए कौन सा वाला? ये एंगल चाहिए। कैसे आएगा? टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री, उसमें से थीटा क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर है भाई साहब? ये सब चीजें मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाते हुए बहुत तफसील से बताई हुई है। क्लियर है? तो भाई ये फॉर्मूले ऐसे आ गए हमारे पास। सही हो गया? अच्छा, अब देखते चलो जरा। अब हमारे पास फॉर्मूले भी आ गए, सब आ गए। अब एक सिंपल सी चीज और करते हैं, देन डायरेक्टली निकालना सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं दबा के, सब क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो देखो, एक जुमला याद रखना है। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो इक्वेशंस होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, उसके लिए हमने एक जुमला याद किया हुआ है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टोटली पेंटेड ब्लैक, जिसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जुमला हमें सिर्फ ये बताता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जुमला है ऑल सिली टॉम कैट्स। भाई अब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी इसका जुमला अंग्रेजी में ढूंढने ना निकल जाए, कोई फायदा नहीं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहे हैं जनाब, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। अभी सुनो, सब समझ में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव। सारे बोले तो साइन कॉस टेंजेंट। ठीक है, ये आ रहा है सेकंड की जगह पे। स्टार्ट किससे हो रहा है? सिली, एस से, यानी कि यहां पे आपके पास साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। ये कहां आ रहा है? थर्ड पे। स्टार्ट कहां से हो रहा है? टॉम, बोले तो टी। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आखिरी वाला कैट्स, कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो फोर्थ में आपके पास आपका कॉस थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में अगर बात की जाएगी, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा होगा पॉजिटिव, कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होगा नेगेटिव। ऑल सिली टॉम बोले तो यहां टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आखिरी वाले में कैट्स, कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है? सर हम कर क्या रहे हैं? ये हम स्लोप के बारे में बातचीत कर रहे थे। स्लोप क्या होता है कि कोई भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना इंक्लाइंड है। स्लोप निकालने के हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे, एक है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और एक हमारे पास क्या है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा वाला हमें समझना जरूरी है ताकि हमें हमारे ग्राफ समझ में आ जाए। जब हमें क्वाड्रेंट्स का बिहेवियर और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका बिहेवियर क्लियर होगा ना, तो हमें सारी चीजें समझना आगे क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी, बहुत हलवा हो जाएंगी। तो हम
वही कुछ कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि यार हमारे पास जो हमारी क्विक मैथ्स की टेक्निक थी उसके जरिए हम पहले क्वाड्रेंट के तो सारे एंगल निकाल सकते हैं, अब दूसरे क्वाड्रेंट के एंगल हम कैसे निकालेंगे वो अब देखने लगे थे। ठीक है, चलो मिसाल से हम समझना शुरू करते हैं बात को। सपोज करो मुझे निकालना है टेंजेंट 120 डिग्री, साथ साथ चलेंगे सब हो जाएगा। ये क्या कर रहा है भाई, ऑल सिली टॉम कैट्स, पहला क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, दूसरा साइन पॉजिटिव टेंजेंट कॉस नेगेटिव, तीसरा टेंजेंट पॉजिटिव साइन कॉस नेगेटिव, चौथा कॉस पॉजिटिव बाकी सब यानी कि साइन और टेंजेंट नेगेटिव। ये फॉर्मूले आ गए 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, कैसे है वो भी बता दिया। ठीक है, टेंजेंट 120 डिग्री। पहला स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट पहचानो। क्या ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 90? नहीं सर, अगर लाई कर रहा होता तो पहला क्वाड्रेंट था। अभी देखो 90 और 180 डिग्री के दरम्यान में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमें नजर आ गया कैसा है भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसा है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, उससे इसको इक्वेट कर दो। 180 डिग्री माइनस थीटा से अगर मैं इसे इक्वेट करता हूं तो क्या है, ये 120 डिग्री है। 120 को यहां लाओ, थीटा को वहां फेंको, 120 को यहां लाओ, थीटा को वहां फेंको, तो 120 यहां आएगा, थीटा वहां जाएगा, तो 180 माइनस 120 यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है, 60 डिग्री हो गया। अगला क्या है, वैल्यू निकालो। फंक्शन क्या है, टेंजेंट। किस पे वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3। आखिरी स्टेप क्या है, साइन लगाओ। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल सिली सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, टेंजेंट कैसा होगा, नेगेटिव, और वैल्यू क्या है, ये √3। चेक कर लो कैलकुलेटर से, क्या आपके पास यही आंसर आ रहा है, रुक जाओ, टेंजेंट आपके पास यही आंसर आ रहा है, टेंजेंट 120 डिग्री, टेंजेंट 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 120 डिग्री, यही आंसर आ रहा है, माइनस का √3। क्लियर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परेशान नहीं होना, अभी तुम लोग खुद भी सीख जाओगे। पहला स्टेप क्वाड्रेंट पहचानो, सिंपल बकरी स्टेप है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, वैल्यू निकालो फिर साइन लगाओ। एक और बार करते हैं, देखो टेंजेंट 135 डिग्री। आप में से जिन लोगों को लगता है कि वो समझ गए हैं तो बच्चे बहुत अच्छा मौका है, वीडियो पॉज करो और खुद करो एक बार, ठीक है, वरना जो नहीं समझे मैं फिर बता रहा हूं, परेशान नहीं होना, सब हो जाएगा। टेंजेंट 135 डिग्री, और जितना अच्छा तुम्हारी बेसिक्स होंगी ना, ग्राफ का फील आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट पहचान के क्या करना है, मिठाई बांटनी है, नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा को इससे इक्वेट कर दो, जो भी वैल्यू है 135 डिग्री। अब क्या है भाई, इसको यहां फेंको, उसको वहां ले आओ, थीटा निकालो। जब ये यहां आएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 135, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 हो गया। अगला क्या है, वैल्यू निकालो। फंक्शन देखो क्या है, टेंजेंट का 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, टेंजेंट 45 डिग्री इज 1। लास्ट स्टेप क्या है, साइन लगाना है। तो टेंजेंट 135 हम मालूम कर रहे थे, क्वाड्रेंट है सेकेंड, ऑल सिली, सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव है, टेंजेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और वैल्यू क्या आई थी 1, तो टेंजेंट 135 डिग्री इज माइनस का 1। क्लियर है, देखो भैया अभी भी मसला है ना, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परेशान नहीं हो, अभी सब हो जाएगा। मान लो मुझे मालूम करना है टेंजेंट 150 डिग्री, फिर कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, सब हो जाएगा, ठीक है, फिर कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट पहचानो, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, अगर मैं इक्वेट करूंगा 180 डिग्री माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू 150 डिग्री, सेट है, यानी कि यहां से मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया, कितना आ रहा है 30 डिग्री, क्योंकि ये यहां आएगा तो माइनस होगा और वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा इज 30 डिग्री। अब क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3 यानी कि 0.577, सिंपल। अब आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप है भैया साइन लगाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट है नेगेटिव, और ये क्या बन गया, नेगेटिव 1/√3। कैलकुलेटर में डालोगे तो नेगेटिव 1/√3 भी दे सकता है, नेगेटिव √3/3 भी देगा। अच्छा ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये भी सीख लो भाई। 1/√3 है ना, इसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये इधर आएगा √3/√3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3/3 बन जाएगा ये चीज। तो नेगेटिव √3/3 दे, नेगेटिव 1/√3 दे, या डेसिमल में नेगेटिव 0.577 दे, सब बातें एक ही है, परेशान नहीं होना। क्लियर हो गया? सेट ना भैया। अब इसी तरह से अगर मुझे टेंजेंट 180 डिग्री निकालने के लिए बोला जाए, अभी भी मसला है तो फिर देख लो। अगर आपको बोला जाए टेंजेंट 180 डिग्री, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सर क्यों सेकंड क्यों है? क्योंकि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट का लास्ट है, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट का स्टार्ट भी तो है। तुम थर्ड में मान के चल लो तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सेकंड से करा रहा हूं, आप थर्ड में लेके कर लेना, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है भैया, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसको इससे इक्वेट कर दिया, इसको इधर फेंकोगे, उसको वहां ले जाओगे, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। 180 माइनस 180 इज 0। अब निकालोगे जनाब टेंजेंट 0 डिग्री, तो वो कितना आता है? 0। आखिरी स्टेप क्या है? साइन लगाना है। तो टेंजेंट 180 डिग्री इज माइनस का 0, 0 के साथ माइनस साइन कोई अहमियत ही नहीं रखता, तो टेंजेंट 180 डिग्री इज 0। क्लियर हो गया जनाबे वाला? तो ये तरीका हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर निकालना किसी भी क्वाड्रेंट में। सर क्या ये सिर्फ टेंजेंट पे चलता है? नहीं मेरे लाल, ये हर जगह चलता है, हर जगह चलता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूं। देखो इधर, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के लिए साइन 150 डिग्री निकाल के दिखा रहा हूं, मेरा इससे लेना देना कोई नहीं है। आप वीडियो को पॉज करना और साइन 150 निकालना चाहो तो मैं बता देता हूं। देखो भैया, 150 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या तरीका था? फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। इसको यहां फेंका, उसको वहां ले गए, तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री। 180 में से 150 निकाल दिया तो क्या बचा? 30 डिग्री बचा। सिंपल ना भैया, 30 डिग्री बचा। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ किसके ऊपर? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। आखिरी स्टेप क्या है? साइन लगाना है, तो साइन 150 डिग्री विल बी इक्वल टू, साइन लगाना है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल सिली, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो क्या आएगा भाई? 1/2। अब चाहो तो आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और उसके अंदर साइन 150 डिग्री पुट करो, और आंसर आपके पास आ रहा है कितना? 1/2। क्लियर हो गया जनाबे वाला? तो इतनी चीज को हजम करो, कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने वही सारी वैल्यूज लिखी हुई है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मालूम करना सीखी थी ना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अब हमारे पास, मुझे पता है मेरा बेटा ये सब चीजें आसान नहीं है, लेकिन आप भी तो जाहिर है बड़े हो गए हो ना, कोई आप में छोटा बच्चा तो नहीं है जो पानी को मम कहता है या सेरेलैक खाता है। तो बड़े हो गए हो ना, तो चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली फील आउट करना सीखो। ठीक है, अब देखो बेटे, हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और समझाने से पहले ना, यहाँ पे ज़रा एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लो। नंबर लाइन बचपन में शायद कभी देखी होगी, जिसमें यहाँ पे मिड पे आपके पास 0 होता है, सीधे हाथ की यानी कि राइट हैंड साइड की जो सारी वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज कैसी होती हैं? नेगेटिव। सही है भैया? अब होता क्या है, अब जितना राइट पे जाते हो ना, वैल्यूज उतनी ज्यादा पॉजिटिव होती जाती हैं। क्या मतलब? भाई यहाँ 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 और बाद में आएगा। यानी कि अगर मैं जा रहा हूं ना +1 +2 +3 +4, तो मैं कहूंगा वैल्यू पॉजिटिव सेंस में बढ़ती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यू मजीद पॉजिटिव होती जा रही है, वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव सिम्त में क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। क्लियर है? इसी तरह से जब हम उल्टी सिम्त में चलेंगे, मान लो मैंने, आप पहले आया -1, पहले आया -1, फिर आया -2, फिर आया -3। जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो वैल्यू नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। यानी कि -2 ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू -1, -3 ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू -2। यानी कि देखो बच्चे, इसको और आसान करके समझो। मान लो मेरे पास कहीं पे लिखा है -9 और कहीं पे लिखा है -10। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है, तो आप बोलोगे -9 पॉजिटिव है और -10 नेगेटिव है। बात अजीब सी लगी ना? एक मिसाल से समझ लो। ठीक है भाई, मान लो आपके सामने 2 लोग हैं, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। भाई बिलाल जो है, इसकी जेब में मान लो कोई पैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन बिलाल के बराबर में एक बंदा खड़ा है, उसका नाम हमजा है। हमजा के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन हमजा ने किसी को 1000 रुपये उधार दिया हुआ है, किसी से 1000 रुपये उधार लिया हुआ है और वो खर्च कर दिया।
दिया हुआ नहीं हो तो अमीर हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ नहीं है, 1000 रुपये उधार लिया हुआ है। बिलाल बिल्कुल फारिग है, बिलाल खड़ा हुआ है और जेब में कोई पैसे नहीं है। और हमजा है, हमजा के पास भी कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसने किसी से 1000 रुपये उधार लिया हुआ है। अब अगर हम दोनों के मुकाबले में पूछोगे ना अमीर कौन है, तो मैं अमीर हूं, हालांकि पैसे मेरे पास भी नहीं है। फिर मैं अमीर कैसे हूं? क्योंकि मैंने किसी को पैसे देने नहीं है। वो बेचारा गरीब कैसे है? क्योंकि उसने किसी को पैसे आगे देने भी हैं। समझ आ रही है? तो -9 भी नेगेटिव, -10 भी नेगेटिव। -9 कम नेगेटिव है एज कंपेयर टू -10, या -10 ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू -9। तो -9 इसके मुकाबले में पॉजिटिव है, या -10 इसके मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव है। भैया क्लियर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम यही पॉइंट पढ़ेंगे, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाला, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज हमें समझ में आ गई कि कहां पे जा रहे होंगे, तो वैल्यू हमारी किस सेंस में बढ़ रही होगी और किस सेंस में कम हो रही होगी। ये सब चीजें आपको ग्राफ पढ़ने में, समझने में हेल्प आउट करेंगी। मेरा एक ही मोटिव है, रट्टा ना मारा जाए, तो उसके लिए ये सब चीजें समझना जरूरी है। अब देखो इधर भैया, जैसे जैसे आप इसमें देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, यानी कि आपके पास थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू देखो पॉजिटिव सेंस में बढ़ती जा रही है, देख रहे हो? थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है? बढ़ रही है। पहले टेंजेंट 0 डिग्री पे ये था 0, नोट कर रहे हो? टेंजेंट 0 पे क्या था? 0। टेंजेंट 30 पे था 1/√3 विच इज 0.577। और टेंजेंट 45 डिग्री पे क्या हो गया? 1। टेंजेंट 60 डिग्री पे क्या हो गया? 1.732। और टेंजेंट 90 पे क्या हो गया? इनफाइनाइट। यानी कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू पॉजिटिव सेंस में क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन अ पॉजिटिव सेंस। अच्छा, अब यहां देखो, यहां आपके पास अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे आते हो, तो अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होती जा रही है। ये देखो कैसे, -1.732 एंड -1, इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव कौन है? -1 पॉजिटिव है। अब -1 और -0.577, इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव कौन है? ये है ज्यादा पॉजिटिव, और अल्टीमेटली 0। ठीक है बेटे, आप देखो वैल्यू पॉजिटिव सेंस में क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब आपके जहन में वही सवाल, नेचुरल सवाल आएगा, सर कैसे पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है? देखो फिर बताता हूं, -1.732 -1, इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव कौन है? -1। क्यों? देखो भाई, ये नंबर लाइन है, इसमें पहले 0 आएगा, फिर -0.5 आया होगा, फिर -1 आएगा, फिर -1.732 आएगा। तो -1.732 से ज्यादा पॉजिटिव -1, उससे ज्यादा पॉजिटिव -0.5, उससे ज्यादा पॉजिटिव 0। सट है भैया? तो पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है। या इसको आप यूं भी देख सकते हो, यूं देखो, आपके पास जब ये एंगल कम हो रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना, सेकंड क्वाड्रेंट का टेक अवे पॉइंट क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का टेक अवे पॉइंट क्या है कि जब थीटा की वैल्यू कम हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, जब थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो आपके पास जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है। चेक करो जरा, 180 डिग्री पे ये क्या था? 0। 150 डिग्री पे ये क्या हुआ? माइनस का 0.577, यानी कि वैल्यू नेगेटिव सेंस में बढ़ गई। थीटा छोटा हुआ, वैल्यू नेगेटिव सेंस में बढ़ गई। आगे चलो, मजीद थीटा छोटा हुआ, वैल्यू नेगेटिव सेंस में मजीद बढ़ गई, और यहां वैल्यू नेगेटिव सेंस में मजीद बढ़ गई। यहां पे क्या है? यहां पे आपके पास जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव सेंस में, किसकी वैल्यू? टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है। ये सब चीजें आपको अभी हेल्प आउट करेंगी ग्राफ को एनालाइज करने में। सेट हो गया भैया? चलो, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो थीटा होता है वो पॉजिटिव भी लिया जाता है और नेगेटिव भी लिया जाता है। पॉजिटिव होता है जब आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, और नेगेटिव होता है जब आपका एंगल कैसा होता है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंगल कहां से आता है? देखो जरा समझना, ये होता है आपका क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज एंगल जो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, आना वहीं से प्लस एक्स एक्सिस से ही है, ठीक है। चलो, अब जरा क्लॉकवाइज एंगल का भी कुछ हिसाब किताब देख लिया जाए। देखो, हमने अभी पढ़ा था टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 1/√3, या इसको हम कह सकते हैं √3/3, या इसे हम कह सकते हैं 0.577। इसी तरह टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है? 1,
इसी तरह टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3 या 1.732। इसी तरह टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी। इसको भले आप ना भी लिखो क्योंकि इसको हमने इतना यूज ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा यूज करेंगे, इतना नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम ना ग्राफ की सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स या एक तरह से कह लो तमहीद बांध रहे हैं। तमहीद क्या होती है, देखो घर में आपने कभी अपने अब्बा से कोई बात मनवानी होती है तो आप पहले ग्राउंड पूरा बनाते हो ना, कि अब्बा देखिए मैंने आपकी फ़लाने वक्त में ये बात मानी थी, आपने मुझे कहा था कि यार जाके ये काम कराओ तो मैंने ये काम कर दिया था, आपने कहा था छोटे भाई को ना मारो तो मैंने उससे ज़्यादा कूट दिया था, या XYZ कोई भी आप बात बताते हो ऐसे। तो आप बेसिकली क्या करते हो, एक ग्राउंड बनाते हो ताकि अब्बा आपकी बात को डायरेक्टली मना ना करें। तो अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं ग्राफ पढ़ने समझने के लिए, लेकिन 80% काम हम अपना इस ग्राउंड बनाने में ही कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाना शुरू कर दूँ तो टेंजेंट -30 डिग्री क्या हो जाएगा, इन सब के साथ माइनस साइन लग जाएगा, -45 -1 हो जाएगा, -60 डिग्री माइनस का √3 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब ये वाले जो है ना भाई साहब, ये सारे क्लॉकवाइज एंगल हैं, यानी कि ये इस तरीके से नापे गए हैं। अब इनको नोट करो जरा, जब क्लॉकवाइज एंगल बढ़ रहे हैं, नोट करो, जब क्लॉकवाइज एंगल बढ़ रहे हैं तो वैल्यूज नेगेटिव सेंस में बढ़ रही हैं। चेक करो, क्लॉकवाइज एंगल बढ़ रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रही है। -0.577 से ज्यादा नेगेटिव -1, -1 से ज्यादा नेगेटिव -1.732। क्लियर है। यानी कि जब आपका क्लॉकवाइज एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेंस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। बच्चे अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना तो हमारी ग्राफ की जिंदगी काफी हद तक आगे आसान होने वाली हैगी। क्लियर है। इसको देख लो, टेंजेंट थीटा को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है टेंजेंट थीटा। स्लोप का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। चलो मेरा बेटा अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अब हमने इतना अच्छे से ग्राउंड बना लिया तो अब जरा जो है ना वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है। अभी तक हमने क्या देखा कि स्लोप क्या बताता है, किसी भी लाइन की ढलान या इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालने का एक तरीका del y बाई del x है, एक तरीका टेंजेंट थीटा है। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया कि टेंजेंट थीटा का बिहेवियर कहाँ पे कैसा होता हैगा। सेट है, वो सब भी देख लिया हमने, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाला मसला भी हल कर लिया। भाई अब ग्राफ जो है ना वो आसान हो जाना चाहिए। जब मैं खुद स्टूडेंट था मुझे कभी इतनी बेसिक से चीज़ें समझ में नहीं आई थी और मेरे लिए ये टॉपिक हमेशा से एक अजाब बना रहा था, ठीक है। तो अब मैं ये चाहूँगा आप में से कोई बंदा जो है ना वो तारे ज़मीन पे ना बने, ठीक है। चलो, हमारे पास पूरी काइनेमेटिक्स के अंदर जो है ना वो कुल मिला के 7 टाइप के ग्राफ्स हैं। आप वो 7 ग्राफ, अब हमें कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है, बस सीख चुके जो सीखना था। 7 ग्राफ्स की आपको मैं पहचान बताऊंगा, उनके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, उस बेस पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा समझते हैं। जो ग्राफ नंबर 1 है वो आपके पास कुछ ये है। अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चे इन सब के, ताकि आपको अच्छा, ये पूरे फिजिक्स के ग्राफ इसी में चल जाएंगे, ठीक है। पूरे फिजिक्स के ग्राफ आपके इसमें आराम से कवर हो जाएंगे। अच्छा, a straight line parallel to x axis या a straight line perpendicular to y axis, सही है। अब जरा यहां पे पहले एक चीज समझो, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। मेरा बेटा अगर मैं कोई भी लाइन बनाता हूं x एक्सिस के पैरेलल, अगर मैं कोई भी लाइन क्या बनाता हूं, x एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन का थीटा क्या होगा, इस लाइन का थीटा होगा 0 डिग्री। क्यों भाई, देखो ये x एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो उसका थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि थीटा नापते कहां से हैं, x से। तो भाई पैरेलल लाइन है ना, थीटा क्या हो जाएगा, 0। और स्लोप निकालना है मुझे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 0 डिग्री क्या हो गया, 0। गोया भाई साहब इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपने पास क्या लिखोगे, कोई भी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या है, 0। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, क्या ये लाइन x के पैरेलल है, नहीं सर, किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। इसका अगर मैं एंगल पूछूं आपसे, एंगल कहां से निकालते हैं, x एक्सिस से, तो इसका एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है।
ऐसे ही अभी सीखा ना, एंगल कहां से निकालते हैं, एक्स से। एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो इसका थीटा हो गया भाई साहब कितना, 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 डिग्री इज इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई भी लाइन y के पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। गोया आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर कोई भी लाइन आपके x के पैरेलल है तो इसका स्लोप होगा मिनिमल। कोई भी लाइन x के पैरेलल नहीं है, y के पैरेलल है, इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी लाइन ऐसे दरमियान में ना x के पैरेलल है ना y के पैरेलल है तो इसका जो स्लोप है वो कोई भी नंबर हो सकता है जो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। अभी देखते भी हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि इसका स्लोप कोई कांस्टेंट k होगा जो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। क्लियर है भाई साहब। x के पैरेलल लाइन का स्लोप 0, y के पैरेलल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट, ठीक है जनाब। अच्छा अब आ जाओ इधर जरा, ये पहला ग्राफ है काइनेमेटिक्स का। 7 टाइप के ग्राफ है, 8वां कोई ग्राफ काइनेमेटिक्स में नहीं आता, नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अच्छा भाई अब देखो जरा इसको, ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं जनाब इसका स्लोप क्या होगा, तो आप देखते ही बता सकते हो इसका स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि ये लाइन x के पैरेलल है तो इसके पास कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई ढलान नहीं है। और थीटा कितना है, थीटा हमारे पास कितना हो गया इसका, थीटा हमारे पास हो गया जनाबे वाला इसका 0, तो टेंजेंट 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। स्लोप दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि इस पे y पे लिखी हुई चीज कांस्टेंट है। ये कैसा ग्राफ है, y इक्वल्स कांस्टेंट। सर ये कैसे पता चला, ये देखो बच्चे, जब यहां पे x की वैल्यू 0 है तब भी यहां पे y की कोई ना कोई वैल्यू है, हाँ है ना, x 0 है तब भी y है। जब x की वैल्यू बढ़ करके कुछ x1 हो गई, आप नोट करो y की तब भी वही वैल्यू है। जब x की वैल्यू बढ़ करके x2 हो गई, भाई देखो आप इस एंड पे जाओगे तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, ये बढ़ रही है ना। x की वैल्यू बढ़ करके x2 हो गई तब भी आपके पास y का वही सेम वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें x चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। तो इस लाइन की दो कैरेक्टरिस्टिक है, स्लोप 0 और y इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये जो आपका y इक्वल्स कांस्टेंट है ना, ये जो y इक्वल्स कांस्टेंट है आपका, अब ये y आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये y आपका कोई नेगेटिव कांस्टेंट है, या ये y आपका 0 है, ये तय करेगा कि ये ब्लू लाइन कहां पे है। आपको मैं तीनों की मिसाल बना के दिखाता हूं ताकि आप ग्राफ को अच्छे से समझ जाओ। देखो 1 2 3, जरा समझना आप ग्राफ को। भाई साहब ये ग्राफ है जिसमें ये रहा, ये ग्राफ है जिसमें ये ब्लू लाइन ये रही, एक ग्राफ है जिसमें ये रहा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब तीनों ग्राफ को देखो गौर से देखो तीनों ग्राफ को। ग्राफ पूरी कहानियां सुनाएंगे अभी आपको। तीनों ग्राफ में देखो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट यहां पे ये y इक्वल सम पॉजिटिव कांस्टेंट है, y पे लिखी हुई क्वांटिटी कांस्टेंट तो है लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पे y पे लिखी हुई क्वांटिटी क्या है, 0। x की वैल्यू बढ़ती जा रही है बट y इज 0। यहां पे ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो यहां पे लिखी हुई जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, यहां पे है बट ये कैसा कांस्टेंट है, नेगेटिव। और यहां पे क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि भाई ऊपर पॉजिटिव y होता है तो नीचे क्या होता है, नेगेटिव y। तो ये y इक्वल नेगेटिव कांस्टेंट, ये 0, और ये y इक्वल्स पॉजिटिव कांस्टेंट। तो भाई साहब ये पहला ग्राफ हो गया, कोई कमाल की बात नहीं सीखी, सही है। जो पहले पढ़ा था उसको इंप्लीमेंट कर लिया, कॉपी करो, दूसरे ग्राफ पे आ रहे। अब मेरा बेटा हमारे पास आ रहा है सेकंड ग्राफ जो हम काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल एक ही जैसे, अच्छे से समझ लेना। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। अब मेरा बेटा आप गौर से देखो, इसके अंदर क्या ये लाइन x के पैरेलल है, नो सर। क्या ये लाइन y के पैरेलल है, अगेन नो सर। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जरा देखो, हमें देखना है कि क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल। हमें ये बात पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन क्यों होता है वो समझ लो जरा, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं यहां पे एंगल बनाता हूं तो ये एंगल बन गया मेरे पास थीटा। इसी तरह अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे फिर एक एंगल चेक करना है,
ये मैंने क्या करा, ये जो मैंने ब्लैक से एक लाइन ड्रॉ करी है, ये बेसिकली एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस है। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस ट्रीट हो सकता है। तो मैंने यहां पे फिर थीटा बनाया, नोट करो। फिर मैंने यहां पे एक और थीटा बना दिया, अब फिर नोट करो। अब नोट कर रहे हो कि थीटा की वैल्यू हर जगह पे कैसी आ रही है, सेम आ रही है। अब कॉपी के ऊपर एक लकीर मारना और 4-6 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके प्रोटेक्टर रख के थीटा निकाल के देख लेना, आपको नजर आएगा कि जनाबे वाला थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही होगी। करके देख सकते हो आप ये चीज, ठीक है। यानी कि मुझे ये नजर आ रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन पे थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा जनाबे वाला, और जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। जब थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक बात ये तय हो गई कि स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट होता है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। अब स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्या कांस्टेंट होगा, देखो अब जरा, क्या ये थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है। साफ नजर आ रहा है कि यहां पे थीटा आपके पास कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अभी थोड़ी देर पहले सब पढ़ के आए थे, अपने पीछे जाके आप लेक्चर चेक कर सकते हो। पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा की सारी वैल्यूज कैसी हुआ करती थी, पॉजिटिव होती थी, याद आ रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट। इस लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा फिक्स है हर जगह पे। और पॉजिटिव क्यों है स्लोप, क्योंकि आपके पास थीटा लेस देन 90 डिग्री है। और थीटा लेस देन 90 डिग्री, या इसको हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि आपके पास कहां लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, विच मीन टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव ओवर हियर। अब इसके अंदर भी आप ग्राफ के ना 3 सिनारियोज बना सकते हो, वो तीनों को समझ लेना ग्राफ के सिनारियोज को, ताकि जब आपके पास हम लोग काइनेमेटिक्स से ग्राफ कर रहे हो ना, हमें कुछ करना ही ना पड़े, हमें सब अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। मतलब देखो, एक ये है, एक ये है, और एक, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, एक ये है, इसको इसकी एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दे, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये भैया एक्स है, ये भैया वाई है, इसी तरह ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। भाई क्या फर्क है, आप सब में नोट करो, इन सब के अंदर स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। आप यहां भी थीटा निकालोगे सेम आ रहा होगा, थीटा चेक कर लो, ठीक है। इसी तरह यहां देखो, ये थीटा सेम आ रहा होगा, तो थीटा सेम है और लेस देन 90 है, तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां भी देख लो, थीटा थीटा, स्लोप हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। लेकिन ये ग्राफ सारे अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भाई जब x 0 था तब y भी 0 था। क्या बता रहे हैं, x 0 था तो y भी क्या था, 0 था। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जब x 0 था तो y के पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी। चेक करो, x 0 था तो y के पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी। अभी पढ़ेंगे ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जब टाइम 0 था बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पहले से मौजूद थी। जब टाइम 0 था तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई थी, बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये मतलब होगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जब टाइम 0 था तो बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट थी। तो ग्राफ आपको कहानियां बताएगा। अगर आपको इसकी जबान समझ में आई तो कहानियां आपको आराम से समझ में आएंगी और पल्ले पड़ जाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, यहां पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब x 0 था तो y क्या है, y है नेगेटिव। x 0 है तो y क्या है, नेगेटिव। सेट है, आहिस्ता आहिस्ता x आगे जा रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। सिंपल हो गया, सही है भाई, क्लियर है। चलो कॉपी कर लो। अब इसी के अंदर देखो हमारे पास जो तीसरा वाला है ना, वो बिल्कुल इसी के जैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप वाला, ठीक है। कोशिश मैंने कर रहा हूं कि बिल्कुल A to Z बेसिक्स बताता हुआ जाऊं ताकि हमें आखिर में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो देखो तीसरा वाला, ये जनाब हमारे पास कुछ तीसरा ग्राफ है, x y, ठीक है। अब इसमें क्या सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। ये थीटा देखो भाई साहब, इसी तरह यहां पे एक और थीटा, ये थीटा, इसी तरह यहां पे एक और थीटा। अब नोट करो दो बातें। पहली बात,
थीटा का वैल्यू हर जगह पे एक जैसा है, थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। दिख रहा होगा हमें कि थीटा का वैल्यू कैसा है जनाबे वाला, थीटा का वैल्यू इज कांस्टेंट। दिख रहा है थीटा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। दूसरी बात नोट करो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब और 180 से छोटा ये भी नजर आ रहा है क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो ये 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो थीटा 90 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। दिख रहा है ना भाई, कैसा एंगल हो गया ये, ऑब्ट्यूस एंगल है। गोया कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों ने अभी देखा था टेंजेंट थीटा कैसा हुआ करता था, नेगेटिव। अभी तो पढ़ाया था टेंजेंट 120, टेंजेंट 135, टेंजेंट 150, टेंजेंट थीटा कैसा था, नेगेटिव। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इस लाइन का जो स्लोप है दिस इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट क्यों है, ये सवाल अपने आप से पूछो ताकि तुम्हें याद रहे। स्लोप कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। आप कहीं भी एक्स एक्सिस बना के थीटा बनाओगे, थीटा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दिख गया हमें, ठीक है। अब इसी के अंदर आप वो तीन बना सकते हो दोबारा से, क्या, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या फर्क है भाई इन सब ग्राफ में। अगर मैं इस ग्राफ को ए का नाम दूं ना, तो ये बता रहा है जब x का वैल्यू 0 है तो y के पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है कम होना। जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है y कम हो रहा है ना, ठीक है। ये ग्राफ अगर मैं इसको b का नाम दूं तो ये बता रहा है भाई जब x 0 है तो y भी क्या है, 0 है। x 0 है, y भी 0 है, x 0 y 0, और जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y क्या हो रहा है, मजीद कम होता जा रहा है। अगर मैं इसको c का नाम दूं तो ये बता रहा है भाई साहब, ये जब c का नाम दूं कि जब x 0 है ना तो उस वक्त y कैसा है आपके पास, नेगेटिव है। x 0 है तो y कुछ क्या है, नेगेटिव, और जब यहां पे x 0 है तो y पॉजिटिव, और ये तो खैर 0 ही था, ठीक है। c बता रहा है x 0 है तो y क्या है, नेगेटिव। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो y का वैल्यू मजीद क्या होगा, यहां पे कम होता जा रहा होगा। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। तीन ग्राफ हो गए हमारे पास। पहला ग्राफ स्लोप 0, x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y कांस्टेंट है। दूसरा ग्राफ यूं वाला जो था स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट। तीसरा ग्राफ स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत हो गए ना अब स्ट्रेट लाइन। अब जरा कर्व भी देख लो। चलो मेरा बेटा, अब देखो हमारे पास ग्राफ नंबर जो 4 है एंड ग्राफ नंबर जो हमारे पास 5 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ नंबर 4 है। ग्राफ नंबर 4 अपने पास कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसी तरह से जो ग्राफ नंबर 5 है ना जनाब, वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। चलो पहले ये समझ लो जरा। देखो भाई, ग्राफ कैसे मालूम करते हैं, ग्राफ कैसे मालूम नहीं करते, स्लोप कैसे मालूम करते हैं, टेंजेंट थीटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर आप थीटा कैसे बताओगे, थीटा तो इसका मुसलसल चेंज हो रहा है। तो कर्व के अंदर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भैया, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही होती है ना, उससे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। भाई जैसे आपने सर्कल में टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, ये सर्कल है, यहां से टच करती हुई एक लाइन जा रही है टेंजेंट, ये जा रही है टेंजेंट, ये जा रही है टेंजेंट, ये जा रही है टेंजेंट। एक्सटर्नली कर्व को टच करती हुई जो भी लाइन जा रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अब अगर मैं यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, मान लो यहां का टेंजेंट एक मेरे पास ये रहा, यहां का टेंजेंट ये रहा, और यहां का टेंजेंट कुछ ये रहा। अब अगर मैं यहां पे एंगल ड्रॉ करूं, एंगल हमें वहीं से लेने एक्स एक्सिस से। इस एंगल को मान लो मैंने कह दिया थीटा 1, यहां पे इस एंगल को मैंने कह दिया मान लो क्या है, थीटा 2, यहां पे इस एंगल को मान लो मैंने क्या कह दिया, ये क्या है, थीटा 3। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि थीटा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, थीटा मुसलसल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले थीटा छोटा था, थीटा बढ़ गया और बढ़ गया, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो फिर देखो, फिर देखो, थीटा कम था पहले, थीटा बढ़ गया, थीटा और क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि सबसे पहले तो आप ये चीज नोट करोगे कि थीटा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है, थीटा कैसा हो गया जनाब, वेरिएबल हो गया।
अगर थीटा वेरिएबल है तो इसका मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा भी अब कांस्टेंट नहीं रहा, टेंजेंट थीटा भी अब कैसा है, वेरिएबल है। इसका मतलब कर्व का जो स्लोप होता है वो फिक्स नहीं होता, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। बगैर रट्टा मारे इसका जवाब मिल गया कि कर्व का स्लोप वेरिएबल क्यों होता है, समझ आ गया ना। कर्व का स्लोप वेरिएबल यूं होता है कि उसमें थीटा वेरिएबल होता है, सिंपल। अब देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख रहे हो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नजर आ रहा है। साथ साथ आपको एक और चीज नजर आएगी कि क्या थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है। गौर से देखो, आपको थीटा हर जगह पे लेस देन 90 नजर आ रहा होगा, चेक करके देख लो। थीटा हर जगह पे कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, यहां भी और यहां भी। याद करो अभी जो मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 था 0, टेंजेंट 30 था 0.577, टेंजेंट 45 था 1, टेंजेंट 60 था 1.732। जैसे जैसे पहले क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे टेंजेंट का वैल्यू भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो नोट करो, क्या यहां एंगल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका जो स्लोप है ये पॉजिटिव सेंस में बढ़ रहा है, आपका स्लोप पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो मैथमेटिकली बड़ा ये खूबसूरती से बैठ रहा है आपस में। स्लोप पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और तरह से भी देख सकते हो, देखो आसानी के लिए हम यूं भी बता देते हैं, एक लाइन ये एक्स है ये वाई है, इस लाइन का स्लोप क्या था, 0, और इस लाइन का स्लोप क्या था, इंफिनिटी। गोया जब आप एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो तो स्लोप बढ़ रहा है, y से x की तरफ आओगे तो स्लोप कम होगा। चेक करो, ये लाइन पहले x के ज्यादा करीब थी, ये x के पैरेलल थी y के मुकाबले में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये x से क्या हो रही है, दूर होती जा रही है लाइन, और y के पैरेलल होती जा रही है, x से y की तरफ जा रही है। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि भाई इसके अंदर जो टेंजेंट है वो x से कहां शिफ्ट हो रहा है, y की तरफ। गोया के स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या याद रखोगे इस ग्राफ को, स्लोप पॉजिटिव में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा यहां देखो, वही काम करना है, कर्व है तो स्लोप वेरिएबल है, थीटा निकालो अलग अलग, एक थीटा यहां निकाल लिया, सॉरी थीटा बोल रहा हूं, टेंजेंट बनाओ अलग अलग, एक थीटा यहां आ गया। यहां चेक करो, इसको मैंने कहा भाई ये थीटा 1 है, इसे मैंने कहा भाई ये थीटा 2 है। गौर से देखो, जैसे जैसे अपन लोग आगे गए, जैसे जैसे हम लोग आगे गए, थीटा का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ है, चेक करो भाई। पहले यहां था ना, पहले यहां देखो थीटा का वैल्यू, फिर यहां देखो थीटा का वैल्यू, तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है थीटा 1 ग्रेटर है और थीटा 2 क्या है, लेसर है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, दिख रहा है, थीटा का वैल्यू कम हो रहा है। और है थीटा अब भी लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब तो ये हो गया कि भाई टेंजेंट थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 डिग्री। लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थीटा कम हो रहा है और पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, तो पहले क्वाड्रेंट में जब थीटा कम होता था तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू भी कम होता था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लो, टेंजेंट 90 डिग्री इंफिनिटी, टेंजेंट 60 डिग्री 1.732, 45 डिग्री 1। तो जब आप 60 से 45 पे आए, थीटा का वैल्यू कम हुआ तो टेंजेंट का फंक्शन भी तो कम हो गया, तो थीटा कम टेंजेंट कम। तो क्या बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा स्लोप पॉजिटिव सेंस में कम हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि अगर ये टेंजेंट 60 डिग्री था तो ये 1.732 था, अगर ये टेंजेंट 45 है तो ये 1 है, तो स्लोप 1.732 से 1 हो गया, लाइन की ढलान कम हो गई। एक और तरह से देख लो, पहले ये लाइन y के ज्यादा पैरेलल थी, आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन x के पैरेलल हो रही है, तो लाइन y से x की तरफ शिफ्ट हो रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन y से x की तरफ शिफ्ट हो रही है, गोया कि आपका स्लोप क्या हो रहा है, मर रहा है या कम हो रहा है। क्लियर है, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव में कम हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहा है और स्लोप पॉजिटिव में कम हो रहा है। कॉपी कर लो भाई, आखिर के 2 ग्राफ और पढ़ें। अब ये मेरा बेटा हमारे पास 2 अदद ग्राफ हैं जो आखिर के बचे हुए हैं, और ये दोनों एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इसको भी अभी हम समझ लेंगे और वही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है। चलो देखो जरा समझो, पहले इस ग्राफ को देखो, वही काम करना है, कर्व है, नजर आ रहा है, कर्व है तो इसका मतलब इसका स्लोप वेरिएबल होगा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा होगा। थीटा कैसे निकालेंगे भाई, अलग अलग जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसी तरह यहां एक टेंजेंट आ गया,
अरे भैया एक मिनट को, ये एक टेंजेंट आ गया, इसी तरह से ये एक टेंजेंट आ गया अपने पास, ठीक है। अब करना क्या है, थीटा की वैल्यू देख लो यहां पे जरा, देखो अब तरीके मेरे पास यहां पे करने के ना मेरा बेटा दो हैं, ठीक है। या तो मैं चाहूं तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं और चाहूं तो थीटा क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं। मैं आपको एक ग्राफ में दोनों से करके दिखा दूंगा, बात एक ही हो रही होगी, बस चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज को ड्रॉप करके फिर क्लॉकवाइज लूंगा। सर लेकिन अभी तो आपने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। भाई दोनों से एक ही आंसर आएगा, दोनों से एक ही आंसर आएगा, बस चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं क्लॉकवाइज लूंगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कब क्लॉकवाइज लेना है कब एंटी क्लॉकवाइज? जब भी आपका काइनेमेटिक्स में कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो, कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो अल्टीमेटली आप क्लॉकवाइज एंगल लेना, वो सुकून में ले आएगा जिंदगी। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली याद करने का भी तरीका सिखा दूंगा, परेशान क्यों होते हो। देखो यहां पे देखो भाई, इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास क्या है थीटा 1, यहां देखो इसे मैंने कह दिया क्या है थीटा 2, इसे मैंने कह दिया क्या है थीटा 3। आप नोट करो मैंने अभी जो ये सारे लिए ये क्लॉकवाइज एंगल नहीं है। कैसे एंगल नहीं है? क्लॉकवाइज एंगल। इस ग्राफ में आपका क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता नजर आ रहा है, चेक करो, क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता नजर आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज देखो अब जरा क्या हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल नंबर 1, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल नंबर 2, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल नंबर 3। इस ग्राफ में मुझे मेरा एंटी क्लॉकवाइज एंगल कम होता नजर आ रहा है। गौर से देखो, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंगल पहले बहुत बड़ा था, अब आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता नजर आ रहा है। क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता नजर आ रहा है, देख रहे हो। इसको मैं मिटाने लगा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो मेरा बेटा, अब जरा जहां मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना सिखाए थे ना, वही वाला सफा पलट के देखो। वहां आप देखोगे ना तो टेंजेंट 0 डिग्री तो 0 था और टेंजेंट -30 डिग्री लिखा होगा आपके पास, माइनस का 1/√3 या माइनस का 0.577। इसी तरह टेंजेंट माइनस का 45 डिग्री लिखा होगा, माइनस का 1। टेंजेंट माइनस का 60 डिग्री लिखा होगा, माइनस का 1.732। और मैंने ये लिखवाया होगा कि जब क्लॉकवाइज एंगल बढ़ रहा होगा तो स्लोप आपका नेगेटिव सेंस में बढ़ेगा। स्लोप आपका नेगेटिव होगा और बढ़ेगा। स्लोप नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा होगा, नोट करो यही बात। और एंटी क्लॉकवाइज के सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में भी यही बात लिखी होगी। देखो जरा, टेंजेंट 120 डिग्री जो आपका था वो क्या था, माइनस का 1.732। टेंजेंट 135 डिग्री आपका था, माइनस का 1। टेंजेंट 150 डिग्री आपका था, माइनस का 0.577। मैंने आपको वहां लिखवाया होगा जब आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल कम हो रहा होगा, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल कम हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका कम हो रहा होगा, तो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। चेक करो, यही बात लिखी हुई है। देखो मेरा बेटा, यही बात सारी लिखी हुई थी कि जैसे जैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कम होता जा रहा है, आपके पास स्लोप नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो दोनों बातें एक ही तो हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स का कम होना या क्लॉकवाइज एंगल्स का बढ़ना। इन दोनों से आपको पता सिर्फ ये चल रहा है कि इस पूरे ग्राफ में आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं फिर आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई स्लोप नेगेटिव क्यों है, स्लोप नेगेटिव क्यों है? भैया स्लोप नेगेटिव यूं है, आपने एंगल कौन सा कंसीडर किया है, क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज भी देख लो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करो, उस केस में भी आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है। तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप इज ऑटोमेटिकली नेगेटिव। चाहे एंटी क्लॉकवाइज से निकालो या क्लॉकवाइज से, आना यहां पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव है तो स्लोप तो हो गया नेगेटिव। अब कोई बहस नहीं हो गई इसमें, ठीक है। स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। इसको कर दिया हमने साइड पे, स्लोप हो गया नेगेटिव, सेट है, स्लोप नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज एंगल, क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव सेंस में क्या होती है, बढ़ती है, या वाइस वर्सा। जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल छोटा हो रहा होता है तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव सेंस में अगेन क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो इसका स्लोप नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
ये तो हो गई मुश्किल तरीका याद करने का या समझने का। याद करने का तो खैर बताया ही नहीं। अब आसान तरीका क्या है? वही बात, x से y की तरफ जाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, y से x की तरफ आएंगे तो स्लोप कम होगा। पहले ये x के नजदीक नजदीक था, x नजदीक से मुराद x के पैरेलल था, आहिस्ता आहिस्ता y के पैरेलल हो रहा है। चेक करो, हाँ या ना? हाँ या ना भाई? पहले x के पैरेलल था ना, देखो इधर बिल्कुल पैरेलल है, आहिस्ता आहिस्ता x से दूर होता जा रहा है, y के पैरेलल होता जा रहा है। तो जब x से y की तरफ जा रहा है, जब x से y की तरफ जा रहा है तो स्लोप ने तो क्या होना है? बढ़ना है, तो नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है। एक और तरीका याद करने का, अभी ये वाला ग्राफ समझा था, इसमें क्या था? इसमें आपका स्लोप पॉजिटिव सेंस में बढ़ रहा था। अगर मैं इसी ग्राफ को एक्स एक्सिस पे ऐसे छाप दूं, लाके ऐसे उल्टा कर दूं, यूं पलट दूं, चेक करके पलट दूं यहां पे, तो ये ग्राफ यूं बन जाएगा, हाँ या ना? तो भाई इसमें क्या है? स्लोप इसमें भी बढ़ रहा है, बस नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है। भाई ये वही तो ग्राफ है, उल्टा कर दिया बस आपने। इसको अभी पढ़ा था, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहा था, ये क्या हो गया? स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है। उल्टा कर दिया ना ग्राफ को। याद रखने का आसान तरीका देखो भैया, इसके अंदर अगर अभी भी मसला है, मैं फिर समझा देता हूं ग्राफ नंबर 7 पे, ठीक है? गौर से देख लेना, समझ लेना जरा। तो जब कभी भी आपका कर्व एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा होगा, आंखें बंद करके क्लॉकवाइज एंगल ले लेना। इसलिए मैंने आज इतनी लंबी तकरीर की थी, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए। वही काम करेंगे भाई, टेंजेंट थीटा ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर लिया एक, ये ड्रॉ कर लिया एक और, ठीक है? अब बना लो भाई, एंगल बनाओ अपने सिंपल से, एंगल बनाओ अपने सिंपल से। देखो भाई, ये मान लो मेरे पास है θ1, ये मान लो मेरे पास है θ2। आपको नजर आ रहा है आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो थीटा का वैल्यू कम हो रहा है। कौन से? क्लॉकवाइज एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लॉकवाइज एंगल पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। यहां और ज्यादा होगा आपका क्लॉकवाइज एंगल, तो क्लॉकवाइज एंगल आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका बढ़ रहा है। चेक करो, यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल छोटा होगा ये, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लॉकवाइज एंगल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। क्लॉकवाइज एंगल छोटा हो रहा है। तो टेंजेंट -30 डिग्री, माइनस का 0.57, टेंजेंट -45, माइनस का 1। क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव सेंस में बढ़ता है। क्लॉकवाइज एंगल कम होता है तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव सेंस में कम होता है। यानी कि स्लोप हमारा यहां पे नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सही हो गया? स्लोप नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां से भी देख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ेगा तब भी आपका स्लोप नेगेटिव सेंस में क्या होगा? कम हो रहा होगा। ठीक है भैया? दूसरा तरीका याद रखने का क्या है? ये ग्राफ जो था, ये देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक ग्राफ नंबर 5, वो ये पढ़ा था। इसमें क्या था? आपका स्लोप पॉजिटिव सेंस में कम हो रहा था। इसी ग्राफ को उल्टा करके छाप दो यहां पे, यही बनेगा। यहां पे क्या है? स्लोप आपका नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वही बात हो गई। एक और तरीका याद रखने का, एक्स से वाई वाली कहानी। ये पहले एक्स के पैरेलल था, इसका टेंजेंट, सॉरी वाई के पैरेलल था। आहिस्ता आहिस्ता कहां जा रहा है? एक्स के पैरेलल। वाई के पैरेलल था, आहिस्ता आहिस्ता एक्स के पैरेलल। सेट है? तो वाई के पैरेलल, वाई से कहां जा रहा है? एक्स की तरफ। तो भाई जब वाई से एक्स की तरफ जाएगा तो स्लोप ने क्या होना है? कम होना है। बस वो नेगेटिव में कम हो रहा है। तो हमने 7 तरह के काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़े बगैर रट्टा मारे, बिल्कुल बेसिक से आखिर तक। पहला, स्लोप 0, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है बट वाई इज कांस्टेंट। दूसरा, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट। तीसरा, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट। क्या, क्यों, कैसे, सब बता दिया ताकि रट्टा मारना ही ना पड़े। फिर चौथा और पांचवा, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव में कम हो रहा है। छठा सातवां, स्लोप नेगेटिव में, सॉरी ये वाला जो था इससे पहले वाला, ठीक है, यूं वाला, ये यूं वाला स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है और ये वाला स्लोप नेगेटिव में कम हो रहा है। तो उम्मीद है आपने ग्राफ की बेसिक्स को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया ना, तो बिलीव मी आपका 90% ग्राफ हो चुका। अब आपने सिर्फ ग्राफ से बातें करनी है। ग्राफ आपसे बातें कर रहा होगा और हम उसके अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे और आप देखोगे कि बेसिक्स पढ़ने के बाद हमारा ग्राफ का टॉपिक कितना आसान हो चुका है। ठीक है भैया? अगले पार्ट के अंदर आगे चलेंगे और अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम और ये सारे ग्राफ इन एक्चुअल डिस्कस करेंगे।